दोस्तों आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का एक ज़बरदस्त एंड हुआ कल, जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा कर 2-1 से सीरीज़ जीती। और 2013 के बाद सेकंड टाइम पाकिस्तान ने ये कारनामा अंजाम दिया कि साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हराई। अब बहुत सारे मन चले ये भी बोलेंगे कि यार थर्ड ओडीआई में तो सारी उनकी टीम चली गई थी, तो लेकिन इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर वो पैसे के पुजारी लोग आईपीएल चले जाते हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। पाकिस्तान पर प्रेशर था कि वो ये सीरीज़ जीतते और ये ओडीआई भी जीतते, और समटाइम्स ये प्रेशर आप पर आता है जब आपके सामने वाली टीम हल्की हो जाती है, तो आप पर डबल प्रेशर आ जाता है कि अब तो इनको हराना ही हराना है। तो बहरहाल पाकिस्तान को फुल क्रेडिट जाता है, और एक आदमी जिसका नाम लिए बगैर ये सीरीज़ ख़त्म के सीरीज़ का जिक्र भी नहीं हो सकता, वो है फ़खर जमान, जिस पर हम सब ने बहुत क्रिटिसिज्म करा और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जायज़ भी था जो फ़खर जमान पर किया गया। और सबसे अच्छी बात फ़खर जमान की मुझे हमेशा से ये लगी है कि कभी भी उन पर कोई क्रिटिसिज्म हुआ है तो उन्होंने बहुत दोनों हाथों से जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमेशा उन्होंने ये बोला कि यार मैं अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर जो को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस सीरीज़ में फ़खर जमान ने ऐसा क्या किया? मेरी नज़र में तो एक जो सेकंड ओडीआई हुआ, इट वाज बेसिकली जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम के जो बाकी बैट्समैन थे वो आउट हो रहे थे, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर फ़खर जमान। तो उन्होंने ये सोचा यार कि मैं आज फुल आखिर तक गेम लेके जाऊंगा और आज मैंने करना है, और उन्होंने मेरी नज़र में इन अ वे उन्होंने एक वे फाइंड आउट कर लिया कि उनको अपनी ओडीआई में बैटिंग करनी किस तरीके से है। और फिर आपने देखा कि थर्ड ओडीआई में भी सेम अप्रोच के साथ वो गए। शुरू में उन्होंने अपना टाइम लिया, जो कि वेरी अनलाइक फ़खर जमान है। फ़खर जमान हम आकर बैश करते हैं, शायद उनको मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा यही बात कही गई कि यार तुम इसी तरह खेला करो क्योंकि तुम रुक के तो खेल नहीं सकते। लेकिन जो सेकंड ओडीआई था उसमें उन्होंने अपने अंदर ये बात डिस्कवर करी कि भाई मैं रुक कर भी खेल सकता हूँ, और अगर मैं रुक कर खेलूँ तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं तो 200 लगा सकता हूँ। और उस बॉलिंग के खिलाफ जिसके बारे में बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं कि भाई ये नॉर्थिए और रबाडा और लुंगी एंगीडी, तो सारा क्रेडिट फ़खर जमान को जाता है। और उसके साथ जो दूसरी बात करेंगे हम, वो करेंगे बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम के बारे में भी बड़ी बातें हुई हैं कि ये कप्तानी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हम सब ने ये बातें करी हैं, लेकिन उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर क्या करके दिखाया? एज अ कप्तान उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उनको आप फील्ड में देखते तो आपको नज़र आ रहा था कि बाबर आजम इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, और साथ साथ फिर बैटिंग करके दिखाया। वो फर्स्ट ओडीआई देख लें आप, उन्होंने उस मैच को बहुत अच्छा जो है वो आखिर तक लेके गए लेकिन फिनिश नहीं कर सके। लेकिन फिर थर्ड ओडीआई के अंदर जब फ़खर जमान के आउट होने के बाद एक दोबारा कोलैप्स हुआ पाकिस्तान टीम का, आखिर तक रहे खड़े हुए। वो हसन अली को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आगे 4 छक्के मारे, लेकिन अगेन बाबर आजम का क्रेडिट है। ही वॉज देयर विद द टेलेंडर। हसन अली के साथ वो खड़े हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने रन्स बनवाए और ख़ुद भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। दोनों के अलावा अगर मैं इमाम उल हक का नाम ना लूँ तो ये भी बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि इमाम उल हक को बशमूल मेरे हर आदमी ने बड़ा क्रिटिसाइज़ करा है। पर्ची है इमाम उल हक यूँ लेकर आ गए, लेकिन अगर आप इमाम उल हक का स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रिकॉर्ड देखें ओडीआई में, तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है। अगर सिवाय बाबर के अलावा तो उनके कोई करीब भी नहीं पहुँचता पाकिस्तान टीम में। तो उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रन्स नहीं बनाते। इनफैक्ट यू नीड एन ओपनर लाइक इमाम उल हक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहाँ पे आपके साथ फ़खर खेलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक तो मैं कभी भी मैं इस बात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपने कल के मैच में भी देखा कि जब क्योंकि फ़खर जमान स्लो खेल रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो इतना तेज़ नहीं खेल रहे थे, तो जो रन रेट था वो हमारा इतना अच्छा नहीं था। तो इमाम उल हक ने निकल कर मारने की कोशिश करी और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर वो आउट होके चले गए। तो पता है, इससे ये लगता है कि इमाम उल हक हैज़ अ लॉट टू इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी टू जो है ना कि मेक रन्स इन द गैप्स, जब उनको उनके मतलब का बॉल ना मिले। अब अगर उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो लॉन्ग ऑन पे लंबे लंबे छक्के मार सकें, तो अगर आप और बैट्समैनों को देखें, चाहे वो इवन विराट कोहली क्यों ना हो या जयवर्धने फॉर एग्जांपल एक टाइम पे होते थे, वो गैप्स के अंदर एक्स्ट्रा कवर पर मारते थे, या जो है वो कोई ना कोई वे फाइंड आउट करते हैं कि जिसके थ्रू वो एक बाउंड्री निकाल सकें ओवर के अंदर, ताकि उन पर भी प्रेशर ना बने और पूरी टीम पर भी प्रेशर ना बने। अगर ये इम्प्रूवमेंट इमाम उल हक अपने गेम में कर लेते हैं तो इमाम उल हक बहुत ऑसम प्लेयर बन सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए। राइट नाउ भी इस सीरीज़ में भी अगर आप देखें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ इमाम उल हक को इम्प्रूव करने वाली है, वो है उनकी
एबिलिटी टू स्ट्राइक द बॉल, थोड़ा सा तेज़ खेलने की भी उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो टाइम लेते हैं ना तो फिर वो अपनी बॉल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब उनके मतलब की बॉल आएगी तो वो बाउंड्री मारेंगे। उनके पास ये वे होना चाहिए। बहरहाल ये 3 तो हो गए आपके टॉप ऑर्डर। बेसिकली इन्हीं लोगों ने आपको ये सीरीज़ जिताई है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। फिर आ जाते हैं अब आपकी बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, शाहिन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उससे ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी आपको हारिस रऊफ़ की, जिन्होंने इनफैक्ट कल जो उन्होंने उसका मलान का विकेट लिया है, बहुत फंस गया था आखिर में मैच। अगर हारिस रऊफ़ आके वो विकेट ना लेते और उस वक्त अगर आप बॉडी लैंग्वेज देते पाकिस्तान टीम की, उस बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो यार फिर दोबारा पाकिस्तान जो है वो मैच को बहुत ज़्यादा आगे तक ना ले जाए। लेकिन वहाँ पर हारिस रऊफ़ का जिगरा, हारिस रऊफ़ की वो कमिटमेंट, हारिस रऊफ़ का जो वो एग्रेशन जो था ना, उसने आपको मैच में वापस वो लेकर आया। उसके बाद तो फिर मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो एक प्राइसलेस एडिशन है हारिस रऊफ़ का। लेकिन जाहिर है मैं नहीं कह रहा, और भी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि अभी उनको ओडीआई में बॉलिंग करने का जो वे है वो सीखना पड़ेगा। जो आपने शोएब अख्तर को भी सुना होगा कि उनको शुरू में कैसे बॉलिंग करनी है, उन्होंने मिडिल में कैसे बॉलिंग करनी है, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त आपको यॉर्कर्स नहीं कराने होते। बहरहाल उसके अलावा आपके शादाब खान थे जिन्होंने पहला और दूसरा ओडीआई खेला और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। अब हम सबको पता है कि वो इंजर्ड हुए क्यों हैं वो, और उनके साथ क्या सिलसिला चल रहा था। मैं पर्सनली शादाब खान को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर विद द बॉल उनसे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो आप उनको साइड ना लगा दें, क्योंकि वो ऐसा लड़का है जिस पर आपकी एक नज़र है और आपने पिछले 4 साल उस पर इन्वेस्टमेंट करी है। वो कोई शादाब खान हर दिन जो है वो आपको नहीं मिल जाएगा। तो अगर आज उससे परफॉर्म नहीं हो रहा और वाकई में वो बहुत बुरी बॉलिंग कर रहा है, तो बेहतर ये है कि उसको आप आराम दे दें और आप उनको बोले यार शादाब तुम जाओ और पूरी तरह फिट हो। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बॉलिंग बहुत बुरी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनसे बॉल पड़ ही नहीं रही है टप्पे के ऊपर। अगर आप शादाब खान की बॉलिंग को अगर देखें तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं बॉल को राइट जगह डाल सकता हूँ नहीं ना डाल सकता। तो ये एज अ स्पिनर, क्योंकि मैं खुद भी स्पिन बॉलिंग कराता हूँ, मुझे इस बात का पता है कि अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ना हो ना कि मैं बॉल को अगर राइट जगह पे फेंक सकता हूँ नहीं फेंक सकता हूँ, तो फिर तो मैं जो हूँ वो बैट्समैनों के हाथ में खेलूँगा। तो अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान टीम का कि उन्होंने शादाब खान को, जो भी उन्होंने बहाना बनाया कि उन्होंने उसको बाहर करा और उस्मान कादिर को वो टीम में लेकर आए। कि उस्मान कादिर को क्या आपको उस्मान कादिर क्या दे रहा है आपको? उस्मान कादिर आपको ये मेक श्योर कर रहा है कि यार वो लूप करेगा बॉल को और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो राइट जगह पे गिरा सकता है, फिर उसकी बड़ी अच्छी गुगली भी है। तो एट द सेम टाइम जब हम उस्मान कादिर को वेलकम कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यार उस्मान कादिर आपका एक मेन बंदा बन सकता है T20 और ओडीआई का, लेकिन एट द सेम टाइम हमें शादाब खान को भूलना नहीं चाहिए। शादाब खान एक डायनामाइट है, एक कंप्लीट पैकेज है। फील्डर, बैट्समैन, मुश्किल वक्त में खड़े होकर रन बना देगा, तेज़ रन भी बना देगा, सिंगल डबल करके भी खेल लेगा और फिर बॉलिंग से भी कर देगा। तो और फिर उसका एग्रेशन जो है, जो एक एनर्जी वो टीम में लेके आता है, जो आपने हसन अली में कल देखी फॉर एग्जांपल। फिर लास्ट में बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। पाकिस्तान का जो ये मिडिल ऑर्डर था इस सीरीज़ के अंदर, इस मिडिल ऑर्डर के साथ पाकिस्तान ने सिर्फ इसी सीरीज़ जब भी जीती थी जब आपके टॉप ऑर्डर ने इतने ज़्यादा रन बना रहे थे। फ़खर ने 300 बनाए, बाबर ने 250 बनाए, इमाम ने फिर शायद 200 बना दिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो आपने किसी ने परफॉर्म करा नहीं। और मैं यहाँ पर नेग्लिजेंस कहूँगा आपके चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, जिन्होंने हारिस सोहेल को तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करा और उसका कोई रीज़न भी नहीं दिया उन्होंने। वैसे तो वो आके लैपटॉप पर एक एक आदमी का जो है ना वो बता रहे होते हैं ये इतना स्ट्राइक रेट इतना एवरेज, लेकिन हारिस सोहेल को जब उन्होंने ओडीआई से ड्रॉप किया था तो रीज़न बताते ना कि ये अनफिट है, क्योंकि अनफिट होने की बजाय तो वो और कोई रीज़न बनता ही नहीं। उसका तो कोई 70-80 का एवरेज है पिछले कुछ 4 वनडे में, और वैसे ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो वो कोई 45-50 का उसका एवरेज है। तो हारिस सोहेल को अगर आप टीम में नहीं लेकर गए थे तो फिर आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए था। सऊद शकील को आपने टीम में डाला, मैं समझ गया, वो सऊद शकील क्लास बैट्समैन है, नो डाउट, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो, लेकिन अगर वो इंजर्ड हो गया था तो आसिफ अली को आपने टीम में डाला। अब आसिफ अली को टीम में डालने की कोई वजह अगर आपसे पूछे, अगर आप एक तरफ तो आप कहते हो यार कि मैं इतना डोमेस्टिक परफॉर्मर्स और ये, आसिफ अली ने लिस्ट में क्या किया था जो आपने उसको लिस्ट ए की टीम में स्विच करवा दिया? वहाँ पर ज्यादती की गई, आसिफ अली की जगह हैदर अली को मौका दे दिया जाता तो आप उस लड़के में इन्वेस्ट करते ना। आसिफ अली तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है वो कहना पड़ेगा क्लब लेवल का क्रिकेटर है वो, सीरियसली
यहाँ भेज दे हमारे पास, हम खिला लेंगे उसको अपने पास। कहने का मकसद ये कि वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो ओडीआई में खेले। भाई वो T20 की टीम में जो है वो मुश्किल से जगह बनाता है आपकी पाकिस्तान की, आप उसको ओडीआई कहाँ से खिला रहे थे? ये गलत किया गया। फिर दानिश अजीज़ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो 5वें नंबर पे नहीं खेलते, लेकिन वो उनको पाकिस्तान टीम में 5वें नंबर पे खिलाया जा रहा है, और वहाँ पर जहाँ पे जोहानिसबर्ग की पिच है। और बॉलिंग कौन कर रहा है? नॉर्थी है, जो कि आपके सामने टप्पे कर रहा है। अब सोचें कि एक नया खिलाड़ी जो डेब्यू कर रहा है, और वैसे भी थोड़ा सा मुझे वो कॉन्फिडेंस की उनके अंदर कमी नज़र आई। आई डोंट नो व्हाई। वो आकर बैटिंग कर रहा हो और वो इस तरीके से बाउंस आउट होकर 2 दफ़ा आउट हो जाए, तो इससे आपने उस खिलाड़ी का कैरियर तो बेसिकली बंद कर दिया ना फुट नाउ। कि अब तुम कहना ये चाह रहे हो कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सको, और जब आपके सामने उसी शॉर्ट बॉल पर और खिलाड़ी भी आउट होकर जा रहे हैं जिसमें आपके टॉप ऑर्डर के भी बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर के भी बैट्समैन है, तो ये ज्यादती की गई दानिश अजीज़ के साथ। आई डोंट नो। जबकि मिसबाह-उल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा था कि वो तो उनको बड़े पसंद है, अगर उनको पसंद है भाई तो उसको ख्याल रखते ना, फिर उसको आग में फेंकने कि कहते हैं ना किसी को आग में फेंको तो वो बन के आता है, लेकिन आग में फेंकने से पहले थोड़ा बहुत उसको मज़ा चखाया जाता है। आप उसको पाकिस्तान में डेब्यू करवाते, उसके नंबर पे करवाते और उसको 2-3 इनिंग्स खिलवाते, फिर उसको साउथ अफ्रीका में जाके कहते कि जाओ तुम हमें ये करके दो, तो बात समझ में आती। एक बंदा कंप्लीट डेब्यू कर रहा है, आप हर आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई इंडियन टीम के डेब्यू नहीं हो रहे कि वो नटराजन आएगा, सूर्या कुमार यादव आएगा, वो आंखों में आंखें डालेगा, पहली बॉल पे छक्का मार देगा। ऐसा नहीं होता भाई। ये सिर्फ वहीं होता है क्योंकि वहाँ पे उनको वो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे ऐसे वो आके खेल रहा होता है। सूर्या कुमार यादव के लिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आईपीएल ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले में। जितना प्रेशर, जितना ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है, और जिस टीम के लिए वो खेलता है, तो उनके लिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि हम इन खिलाड़ियों को वो बेस्ट पॉसिबल माइंडसेट दें जब ये जाकर खेलें, क्योंकि आपको खिलाड़ी को बनाना पड़ता है। जैसे आपने मोहम्मद रिजवान को बनाया ना, आपने बनाया था, हमें पता है, तो आपने बनाया उसको, अच्छी बात है आपने उसको बनाया। इसी तरीके से आप दानिश अजीज़ को भी बनाएं, इसी तरीके से आप और खिलाड़ियों को भी बनाएं, ताकि आपकी टीम डेवलप हो सके। और गलत सिलेक्शन थी। दूसरी बात, साथ साथ जाते जाते हारिस रऊफ को ऊपर भेजा गया हसनैन के, जिस पर बड़ी बात हुई थी कि जब फ़खर जमान 193 रन बना चुके थे, तो जब वो पाकिस्तान वो मैच जीतने वाला था, तो हारिस रऊफ को हसनैन से पहले भेज दिया गया था, तो जिस पे ये कहा गया कि भाई हसनैन ने तो 3 चौके मार दिए थे आकर। और हकीकत बात यह है कि हारिस रऊफ की वो पहली ओडीआई इनिंग्स थी जो उस दिन आए, फ़खर जमान जो सेकंड ओडीआई था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लेजेंड बैठे हुए हैं आपके ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने उस बंदे को भेज दिया जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग नहीं करी, उसके ऊपर जो ऑलरेडी कई दफ़ा मैच में खेल चुका है। और आप मतलब कोई भी कॉमन सेंस किसी के अंदर होगा तो वो बोलेगा यार हसनैन तू चला जा, लेकिन उन्होंने हारिस रऊफ को भेजा। तो वही वाली बात है ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द डिश। हमारे पास मेड इन माय पर्सनल ओपिनियन हमारा जो डग आउट है ना, इट्स कंप्लीट कॉकटेल यार। इतने सारे लोगों का क्या करेंगे। ये मुश्ताक अहमद है, एक तो हर कोचिंग स्टाफ का जो है वो कि ये हिस्सा होते हैं मुश्ताक अहमद, यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाह-उल हक। यार खुदा को मानो, थोड़ी जान छोड़ दो जो हमारे और अगर कोचिंग स्टाफ रखना है तो थोड़े लो प्रोफाइल लोगों को रखें, ताकि बहरहाल एनीवे पाकिस्तान ने ज़बरदस्त सीरीज़ जीती और टोटल तारीफ पाकिस्तान टीम की यहाँ पर बनती है। A to Z आपको एनर्जी में कोई कमी नज़र नहीं आई। बाबर की कप्तानी इस पूरे सीरीज़ का विनर है। फ़खर ज़मान ने अपने आप को डिस्कवर कराया, और आने वाले वक्तों में अगर फ़खर ज़मान इसी फार्मूले के साथ खेलते रहे और उनको कॉन्फिडेंस दिया गया तो फ़खर ज़मान बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। इमामुल हक अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उनको अपने गेम में एक गियर चेंज करना, उनको आना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि उनको बाउंड्रीज बाय विल कैसे वो मार सकते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जो मेन मसला पाकिस्तान टीम में आपको नज़र आता है वो नज़र आता है मिडिल ऑर्डर का, जो कि बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर जिस दिन आपका नहीं चलेगा उस दिन आप फिर इसका मतलब इन प्रिंसिपल में आप गेम हार गए।
तो ये एक चीज़ है जिस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तानियों को खुश किया, एक आपको फीलिंग दिलाई कि हाँ यार इस टीम के अंदर इतना दम है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके यंग कप्तान ने आपको वो जीत दिलाई, तो आपको फ्यूचर भी आगे नज़र आ रहा है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।